हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? पढ़ लिया आप लोगों ने सारा 3D? आ गई थ्योरी समझ में आपको? चलिए यार, आज लास्ट लेक्चर है 3D का, तो कुछ प्रॉब्लम्स कवर कर लेते हैं जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ी सी ट्रिकी हैं, है ना? चलिए, if 2D with the shorter distance between the lines y upon b plus z upon c equals to 1, x equals to 0 and x upon a minus z upon c equals to 1, comma y equals to 0, then prove that one upon d square equals to 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square. ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना? तो आपको दो लाइंस गिवन है, एक्चुअली ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म दे रखी है लाइन की। ये दो प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन यहाँ से मिल रही है और एक लाइन यहाँ से मिल रही है ना? तो अब इनके बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आप ये बोलेंगे सर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना तो बहुत ही आसान होता है, बहुत सो मेनी क्वेश्चंस आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पर। बस यहाँ पर जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कुछ फाइट आ रही है, बस ये फाइट है यार कि ये प्लेन्स की जो इक्वेशन दे रखे, दो प्लेन जो दे रखे हैं, इनसे सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन कैसे निकालेंगे। बस आपको कोई इतना सिखा दे कि इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन जनरेट हो रही है उसको सिमेट्रिक में कैसे लिखना है, बस इतना सीख लिया। बाकी सारी प्रोसेस तो वही है। ऐसे क्वेश्चन 3D में भी आपने किए हैं, वेक्टर्स में भी बहुत सारे पढ़े हैं, है ना? तो थोड़ा सा फील करना। मैं दो तरह से सिखाऊंगा, एक डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा जो इंस्टेंट आप देखते ही कर लें, और एक डिटेल दूंगा कि कैसे ये निकाला गया। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा यार y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, दिस इज़ अ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, है ना? इसमें x का टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब ये जो प्लेन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये प्लेन x एक्सिस पर इनफाइनाइट लेंथ का इंटरसेक्ट कट करता है। और इस प्लेन को फील करना है तो फ्लोर वाले प्लेन को बाई जेड प्लेन सपोज कर लो। फ्लोर वाले प्लेन को बाई जेड प्लेन, एक एक्सिस y बना लो, एक z बना लो, और जिसको आप z एक्सिस बोलते थे उसको x एक्सिस, यानी रूम की जो हाइट है उसको x एक्सिस वाली लाइन बोल दीजिए, ठीक है ना? अब y एक्सिस पर b लेंथ है, z एक्सिस पर c लेंथ। तो y एक्सिस पर ये जो y एक्सिस जा रही है नीचे से, इस पर एक पॉइंट ले लो b डिस्टेंस पर, और z एक्सिस पर एक पॉइंट ले लो c डिस्टेंस पर। तो इन दोनों को ज्वाइन करो तो एक लाइन मिल जाएगी, और इस लाइन से इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन खड़ा कर दो जो रूम की हाइट के पैरेलल जा रहा हो। अरे बस समझ में? तो ये एक ऐसा प्लेन हो गया जो y एक्सिस पर b लेंथ, ऐसे समझा सकता हूँ जैसे ये फ्लोर वाला प्लेन है आपका फ्लोर, और ये हाइट को मैंने ऐसा ले लिया, है ना? y एक्सिस अब b लेंथ पर कट करता है, ये पॉइंट है b, और z एक्सिस पर c लेंथ। तो इसको इससे ज्वाइन किया तो फ्लोर में एक लाइन आ जाएगी, और इस लाइन से इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन खड़ा कर दिया जो x एक्सिस के पैरेलल है। और फिर उस प्लेन का x इक्वल्स टू 0 प्लेन से इंटरसेक्शन, है ना? x इक्वल्स टू 0 कौन सा प्लेन होगा? बाई जेड प्लेन। बाई जेड प्लेन मतलब फ्लोर वाला प्लेन। तो ये जो लाइन आपने बनाई थी, इस लाइन से इनफाइनाइट लाइन का प्लेन ऊपर और नीचे खड़ा कर दिया, और इस प्लेन का फ्लोर वाले प्लेन से इंटरसेक्शन लिया, तो वही लाइन आ जाएगी जो आपने पहले बनाई थी, यानी ये वाली लाइन आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो इस लाइन की इक्वेशन हमें मिलेगी इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन दे रखी है, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन निकालनी है आपको। तो पॉइंट में ये वाली यूज़ कर लूँगा, डी आर्स निकाल लो बस इस लाइन के। डी आर्स बच्चों कैसे निकाल लेंगे? बाई 2 माइनस बाई 1, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस बी आ जाएगा, c माइनस 0 c, है ना? तो इस लाइन के डी आर्स आ गए 0 माइनस बी c, और पॉइंट मैं ये वाला ले लूँगा।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैंने L1 लाइन बोल दिया है। तो L1 की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में क्या आ जाएगी, पॉइंट है 0 B 0, केवल आपको फोकस करना है सिमेट्रिक फॉर्म पे, बाकी वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। डी आर किसके प्रोपोर्शनल है, 0 - B C, ये पहली लाइन आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही सेकेंड लाइन लिखना है, तो सेकेंड लाइन को मैं कुछ, ये जो प्लेन दे रखा है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x/a + z/-c, नीचे -c लगा दिया, है ना। तो इसको थोड़ा ऐसा फील कर लो यार, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये x है और ये z' सेलेक्ट कर लो यार, ठीक है ना। तो क्योंकि ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना, तो एक पॉइंट आ जाएगा a 0 0 और ये पॉइंट आएगा 0 0 - c। तो इसको इससे ज्वाइन किया और एक इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन खड़ा कर दिया। अब आप ऐसे समझ कर लो यार, ये लाइन x एक्सिस है, रूम का जो फ्लोर है ये x एक्सिस है और ये z की नेगेटिव डायरेक्शन लेट कर लेना, तो उसको a लेंथ पे कट कर रहा है, इसको c लेंथ पर, तो इसको इससे ज्वाइन करो, फ्लोर में एक लाइन आ जाएगी, लाइन से इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन खड़ा कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, और उस प्लेन का इंटरसेक्शन लेना y = 0, दैट इज xz प्लेन, यानी फ्लोर वाला प्लेन, उससे इंटरसेक्शन लोगे तो यार यही लाइन मिल जाएगी आपको, है ना। तो अब पॉइंट मैं ये वाले यूज़ कर लूँगा, ये a 0 0 वाले डी आर्स निकाल लो यार, तो a - 0 प्रोपोर्शनल टू a, 0 - 0 0 0 - c + c, a 0 c। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, पॉइंट a 0 0 x - a y - 0 z - 0 डी आर से a 0 c। बच्चों ये मेन पार्ट था, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो ये वर्क क्लियर, 3D में ज़्यादा फंसाने का बनता ही नहीं यार, 3D में ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं बनते जैसे बच्चा फंस जाए। आपने अगर थोड़ा सा अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है तो कैसा भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन 3D के सॉल्व हो ही जाते हैं, समझ में आएगा। इवन वेक्टर में भी बहुत ही आसान है, वेक्टर 3D स्कोर करने वाला टॉपिक है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने दोनों लाइन की मतलब बस इतना इरिटेट आपको कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे ना दे के ऐसे दे दें, इस तरह का वर्क आपसे करवा सकते हैं, और 1-2 फॉर्म और होंगी वो भी हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। अब आपको इसी को लिखने का एक डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको पूरी फील दिलाई है, इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप। देखिए डायरेक्ट निकालने का मेथड ये है कि यार इस 1 को इधर शिफ्ट कर लो और इसको उधर शिफ्ट कर दो, कर दिया। अब देखिए y - b/b z/ - c, है ना। और ये जो भी लाइन आएगी ये yz प्लेन, x = 0 किस प्लेन की इक्वेशन होती है, yz प्लेन की, तो yz प्लेन पे लाइन आएगी, yz प्लेन पे है तो वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो x के नीचे 0 आना चाहिए। अब चेक कर लो इस लाइन को इसके साथ, देखो x y - b z - 0/0 - b c, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वही फॉर्म आ जाएगी, ये फॉर्म है, ठीक है ना। सिमिलरली इस लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना तो 1 को इधर शिफ्ट कर लो, ऐसे लिख लिया, x - a y a = z y c = y = 0 मतलब xz प्लेन है, तो xz प्लेन पे कोई भी लाइन होगी वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो और लाइन जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसके नीचे 0 आता है, तो y के नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको चेक कर लो आप, इस लाइन के साथ सेम मैच किया है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ट्रिक दोनों तरह से बता दिया कि आप मिनिमम टाइम में कैसे निकालेंगे, इसे शिफ्ट कर दीजिए, अब पूरी प्रोसेस से भी समझाया है। अब बात है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने की, है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट को मैंने P कॉल किया, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 0 B 0, और ये लाइन एक वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, किसके अलॉन्ग, -bj + ck, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उसको मैंने Q कॉल किया है, a 0 0, और ये लाइन एक वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, ai + ck, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, कॉमन नॉर्मल n1 क्रॉस n2, एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है,
N1 क्रॉस N2 I j k 0 माइनस बी सी ए 0 सी I इंटू क्या आएगा माइनस बी सी माइनस जे इंटू माइनस ए सी प्लस के इंटू ए बी। ठीक है ना। तो n आ गया आपके पास माइनस बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप ए बी के कैप। ये n वेक्टर आ गया आपके पास, है ना। अब क्या करते थे, ये तो हमने कॉमन नॉर्मल निकाल लिया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक स्पेस का वेक्टर पी क्यू डिफाइन कर लेते हैं। पी क्यू मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो आएगा ए आई माइनस बी जे। ये स्पेस का वेक्टर है, ये कॉमन नॉर्मल। और एस डी की डेफिनेशन क्या थी, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एन। पी क्यू का एन पर प्रोजेक्शन। ठीक है। तो अब इस पिक्चर को मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एन, तो पी क्यू डॉट एन और एस डी की वैल्यू गिवन है 2D है, तो पी क्यू का एन के साथ डॉट, तो माइनस ए बी सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। माइनस हटा देंगे, मॉड लगा हुआ है, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर 2 ए बी सी आ जाएगा। 2 कैंसिल, ए बी सी अपॉन दिस। इसको इन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वन अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। Find the position vector of the point of intersection find the position vector of the point of intersection of the planes
R dot n2 cross n3 equals to 1 R dot n3 cross n1 equals to 2 and R dot, तीन प्लेन दे रखे हैं, है ना, और तीनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आ रहा है आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। और आपको ये गिवन भी है, ये तीनों वेक्टर n1 n2 n3 ये कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, इनका STP 0 नहीं है। तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। तीनों प्लेन जो है, तीनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आ रहा है आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये गिवन है n1 n2 n3 कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर है, इनका STP 0 नहीं है। तो एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्पेस थ्योरम इन स्पेस का स्टेटमेंट ये था कि एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो इनके तीनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो भी पॉइंट आएगा, अगर हम उस पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन करें तो वो जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n1 n2 and n3, है ना। सिंस n1 n2 n3 आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, therefore वाई थ्योरम इन स्पेस, स्पेस थ्योरम की हेल्प से हम स्पेस के किसी भी वेक्टर को n1 n2 n3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सम टाइम्स ऑफ n1 अल्फा n1 बीटा n2 गामा n3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यार हमको यहाँ से अल्फा बीटा और गामा ये स्केलर से इनकी वैल्यू निकालनी है और 3 साइड कंडीशन मेरे पास है। अब आपको ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं जिससे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ जाए और ये सीन पिक्चर में अपीयर हो जाए, कुछ ऐसा सोचना है ना। तो इन केस अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा कोई ऑपरेशन बताओ जिससे सिर्फ पिक्चर में अल्फा है और ये दोनों पार्ट 0 हो जाए। तो लुक एट दिस कंडीशन, R डॉट n2 क्रॉस n3 1 दे रखा है, तो अगर अपन n2 क्रॉस n3 से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी और ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। n2 क्रॉस n3 से डॉट लेंगे तो R डॉट n2 क्रॉस n3 क्या बन जाएगा 1 अल्फा, n2 क्रॉस n3 से डॉट लिया तो बॉक्स ऑफ n1 n2 n3 आ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। वन अपॉन दिस आ गई क्या, आ रहा बच्चों समझ में। अच्छा यार, अब अगर मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऐसा कोई ऑपरेशन बताओ जैसे सिर्फ बीटा पिक्चर में अलाइव रहे, अल्फा गामा रिमूव हो जाए। तो लुक एट दिस कंडीशन, n3 क्रॉस n1 साइक्लिक ऑर्डर में चलो, है ना। तो अगर अपन n3 क्रॉस n1 से डॉट ले लेंगे तो यहाँ पे R डॉट n3 क्रॉस n1 ये वैल्यू 2 बन जाएगी और बीटा निकल आएगा। n3 क्रॉस n1 से डॉट ले लिया, है ना। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ n3 क्रॉस n1 से यहाँ पे डॉट लेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये 2 बन जाएगा, ये दोनों 0 आ जाएंगे, बीटा डायरेक्ट मिल जाएगा। बीटा इक्वल्स टू आई थिंक 2 अपॉन बॉक्स ऑफ n1 n2 n3। साइक्लिक ऑर्डर में सारे सेम रहेंगे, STP पढ़ाई होगा यार आप लोगों ने। गामा के लिए क्या बोलोगे, गामा के लिए अपन बोलेंगे n1 क्रॉस n2 से डॉट ले लो, डॉट बाई n1 क्रॉस n2, तो n1 क्रॉस n2 से डॉट लेंगे वैल्यू 3 आ जाएगी। सही, अल्फा बीटा गामा आ गया, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज R की वैल्यू क्या आएगी, n1 प्लस 2 n2 अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3 और तीनों के नीचे क्या था, बॉक्स। ये पॉइंट आ गया, सही है क्या।
नेक्स्ट, given three non-parallel planes r dot a equals to p1, r dot b equals to p2, r dot c p3, तीन प्लेन गिवन है ना, और इन तीनों के जो नॉर्मल्स हैं वो नॉन कोप्लेनर हैं। आपको गिवन है बॉक्स एबीसी की वैल्यू 0 नहीं है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन फाइंड इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस बार भी आपको तीन प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट प्लेन है r डॉट ए इक्वल्स टू p1, r डॉट b इक्वल्स टू p2, r डॉट c इक्वल्स टू p3, और तीनों के नॉर्मल कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर हैं। और अब आपसे बोला गया तीनों प्लेन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए क्या आएगा। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे देखिए। ABC नॉन कोप्लेनर है, यहाँ पर ABC क्या है, नॉन कोप्लेनर। तो आपने पढ़ा होगा अगर ABC नॉन कोप्लेनर हैं देन B क्रॉस C, C क्रॉस A और A क्रॉस B भी नॉन कोप्लेनर होते हैं। सिंस this will implies B cross C, C cross A, ये तीन भी कैसे होंगे, नॉन कोप्लेनर। और नॉन कोप्लेनर है तो स्पेस के किसी भी वेक्टर को आप तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के कॉम्बिनेशन से जनरेट कर सकते हैं। तो हम इन तीन के कॉम्बिनेशन से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पोजीशन वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। Therefore, by space theorem, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका पोजीशन वेक्टर r कैसा होगा, सम टाइम्स ऑफ b क्रॉस c, सम टाइम्स ऑफ c क्रॉस a प्लस सम टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, ऐसे लिख दिया। और अब बस यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, अल्फा, बीटा और गामा ये वैल्यूज निकाल ली। अरे बस समझ, अल्फा बीटा गामा निकालना है। लेकिन अब यार कुछ लोग के माइंड में ये थॉट आता है कि सर यहाँ पर जब ABC नॉन कोप्लेनर थे तो एक काम ये भी तो कर सकते थे कि हम R को ABC से जनरेट करते, है ना, ऐसा भी तो लिख सकते, R A अल्फा A प्लस बीटा B प्लस गामा C लिख सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि अल्फा बीटा गामा फिर निकालने के लिए आपके ऊपर जो कंडीशन गिवन है आप उनका यूज़ नहीं कर पाते। जैसे अल्फा A प्लस बीटा B प्लस गामा C लिखा, तो अब आप डॉट प्रोडक्ट किससे लेते हैं, आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं B क्रॉस C से STP बनाने के लिए, है ना। और B क्रॉस C से डॉट है तो R डॉट B क्रॉस C पिक्चर में अवेलेबल नहीं है, ये वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है। या अगर आप A से डॉट लेते हैं तो R डॉट A तो 1 बन जाता है, यहाँ पर क्या आता A डॉट A मॉड A स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर आता B डॉट A, यहाँ पर C डॉट A, तो B डॉट A C डॉट A 0 नहीं है क्योंकि अपने कोई गिवन नहीं ना ABC परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनके बीच एंगल गिवन है, या तो एंगल गिवन होते तो हम वहाँ से भी कर सकते थे, है ना। तो ये डाउट आता है इनिशियल स्टेज में, हम क्वेश्चन ये वाला कर रहे होते कि ऐसे क्यों लिख दिया, ABC से भी तो जनरेट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आगे मूव करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि डेटा अपने पास ऐसा नहीं है।
तो जैसा डेटा उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं साइड कंडीशन क्या है। आर डॉट ए P1 दे रखा, तो ए से डॉट ले लेते हैं इसमें, डॉट वाई ए, आर डॉट ए P1 आ जाएगा और ये बॉक्स ABC बन गया, बाकी दोनों जीरो आ गए, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास P1 अपॉन बॉक्स ABC, अल्फा आ गया, सही है क्या? अल्फा आ गया। एस सिमिलरली बीटा आ जाएगा, बीटा निकालने का बी से डॉट ले लोगे तो आर डॉट बी की वैल्यू P2 आ जाएगी, एंड गामा आ जाएगा P3 अपॉन बॉक्स ABC। अब अल्फा बीटा गामा उठा के आप 1 में पुट कर दीजिए, यू गेट द रिजल्ट। देयरफॉर 1 implies position vector of the point of intersection पोजिशन वेक्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स क्या आ जाएगा? R इक्वल्स टू P1 इंटू B क्रॉस C प्लस P2 इंटू C क्रॉस A प्लस P3 B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B। और अब इन तीनों के नीचे क्या आ जाएगा? बॉक्स ऑफ ABC, ये आ गया। ये किसका पोजीशन वेक्टर है? तीनों प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। देख लीजिए एक बार आप लोग। कर लिया होगा, आ गया होगा समझ में, है ना। अब यार इसमें दो तरह के क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे 3 प्लेन दे दिया मैंने आपको और मैंने कहा इस बात की कंडीशन बताइए कि तीनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करें, तीनों प्लेन्स में एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो, इसकी कंडीशन पूछ सकते हैं। या फिर 3 प्लेन अगर गिवन हो, जैसे एक नोटबुक ले लीजिए, उसको ऐसे खोल के रखिए, तो 2 प्लेन ये होगा, तीसरा प्लेन सामने से चिपका दीजिए, तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब बेस में फ्लोर में आप एक ट्रायंगल बना दीजिए और ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखते जाइए, मेरी हाइट के बराबर आ जाइए, तो ये जो 3D पिक्चर बनती है दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब अगर हम इसका नॉर्मल सेक्शन लें तो हर सेक्शन से, हर क्रॉस सेक्शन से एक ट्रायंगल जनरेट होगा, सारे क्रॉस सेक्शन सेम रहेंगे अगर आप परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ट्रांसवर्स कटिंग करते हैं तो, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग यार ये था कि आपसे 2 कंडीशन पूछी जा सकती है कि 3 प्लेन से ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, और तीनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करें। जैसे 2 प्लेन तो हमेशा एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं अगर पैरेलल नहीं है तो, और तीसरा प्लेन भी उसी लाइन से पास हो रहा हूँ, तीनों प्लेन में कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसकी कंडीशन क्या है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, स्टार मार्क, कंडीशन दैट द above 3 प्लेन्स, above का मतलब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, इससे पहले जो था, इससे पहले जो 3 प्लेन लिखे थे, कंडीशन दैट द above 3 प्लेन्स प्लेन इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन, मतलब ऑल 3 प्लेन हैव ए कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तीनों प्लेन की एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो तीनों प्लेन की एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि वो जो लाइन आ रही है, लाइन से इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट होंगे, मतलब इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट होंगे जो कि तीनों प्लेन पर लाई करेंगे। अगर तीनों प्लेन की एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट पहले प्लेन पर भी होंगे, दूसरे पर भी होंगे, तीसरे पर भी होंगे, यानी उन 3 प्लेन के सिस्टम को सॉल्व करने से इनफाइनाइट सोल्यूशन आने चाहिए। कितने सोल्यूशन आने चाहिए? इनफाइनाइट, है ना। तो अब ज़रा समझना यार,
अगर वो जो फ्लोर में आपकी एक लाइन है, सपोज कर लो वो लाइन क्या है, 3 प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। 3 प्लेन कौन कौन से, एक तो फ्लोर वाला प्लेन, एक ये सामने वॉल, ये वॉल जो है, और इस लाइन से पास होता है एक इंक्लाइन प्लेन ले लीजिए, रूम का जो एक तरह से समझ लीजिए रूम को जो बाइसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। 3 प्लेन हो गए। तो अब पहले प्लेन का नॉर्मल n1 ले लें, दूसरे प्लेन का नॉर्मल n2 अगर लें सामने वाले प्लेन का, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग वेक्टर क्या होता है, n1 क्रॉस n2, है ना। तीसरा प्लेन जो ऑब्लिक प्लेन आपने रखा हुआ है जो उस लाइन से पास हो रहा है, अगर उसका नॉर्मल n3 है, अगर उसका नॉर्मल n3 है तो बताइए वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड प्लेन पे लाई करती है। अगर वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड प्लेन पे लाई करती है तो थर्ड प्लेन का नॉर्मल उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। लाइन के अलॉन्ग वेक्टर क्या था, n1 क्रॉस n2, और थर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है उसके अलॉन्ग वेक्टर क्या है, उसका नॉर्मल क्या n3, तो n1 क्रॉस n2 n3 के परपेंडिकुलर है तो उनका STP क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो अगर ये 3 प्लेन जो मैंने लिख के दिए थे, r डॉट a इक्वल टू p1, r डॉट b इक्वल टू p2, r डॉट c इक्वल टू p3, अगर ये तीनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो तीनों के नॉर्मल कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर, उनका STP क्या हो जाएगा, 0। तो कंडीशन इस कंडीशन क्या होगी बच्चों, STP ABC इक्वल टू 0, ये तो एक कंडीशन हुई। लेकिन हमें तीनों प्लेन के सिस्टम को सॉल्व करने से इन्फाइनाइट सोल्यूशन मिलने चाहिए। अब यार अगर ये 0 को टेंड कर रहा है और हमें r की इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी चाहिए, तो नेसेसरी कंडीशन अगर ये 0 है तो ये भी 0 को टेंड करना चाहिए। समझ में आया क्या। जैसे इसको ऐसे सपोज कर लिए, इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, तो अब अगर ये भी 0 बन गया और ये भी एक 0 वेक्टर बन गया तो r की कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर जाएगी। जैसे हमने ये STP ABC यहाँ लिख दिया, r इंटू दिस, सॉरी r यहाँ पे है। अब बताओ यार ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, तो r आप कोई वेक्टर पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो लाइन पे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या, ये भी 0 होना चाहिए, एट द सेम टाइम P1 इंटू बी क्रॉस सी, P2 इंटू सी क्रॉस ए, P3 इंटू ए क्रॉस बी, ये 0 होना चाहिए, है ना। तीनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करे उसकी कंडीशन। नेक्स्ट, कंडीशन दैट द above 3 planes will form a triangular prism। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना है। ट्रायंगुलर प्रिज्म वही है कि जैसे एक नोटबुक ले लिए, दोनों पेज आपने इस तरह से ओपन कर लिया और एक नोटबुक सामने से रख दी, तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया, है ना। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है, तो इस केस में भी देखिए पहले प्लेन का नॉर्मल ऐसा होगा, दूसरे का ऐसा आएगा और तीसरे का ऐसा होगा, है ना। एक ट्रायंगल बनाइए फ्लोर में और ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखते आइए, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। तो पहले का नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे का नॉर्मल ऐसा आएगा और तीसरे का ऐसा, और तीनों को अगर फ्रीली प्रोजेक्ट करें, बताइए फ्लोर पे लाई करेंगे तो तीनों नॉर्मल फिर से कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर, तो उनका भी STP क्या होगा, 0। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बने चाहे ये तीनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करें, देखिए ये कंडीशन दोनों में होती है। ऐसे एक तो क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा तीनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला अभी तक शायद कोई क्वेश्चन है नहीं अपने स्टडी मटेरियल में। मैंने 1-2 क्वेश्चन टेस्ट पेपर में पहले कभी बनाए हुए हैं, अगर कभी होगा तो क्लास टेस्ट वगैरह में आप लोग को मिल सकता है। STP ABC इक्वल्स टू 0, है ना। तो STP ये कंडीशन आ गई कि जब तीनों प्लेन एक प्रिज्म फॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों पार्ट सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा, अब अगर यार तीनों प्लेन एक प्रिज्म बना रहे होंगे तो तीनों प्लेन के सिस्टम को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो तीनों प्लेन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। आ रही बात समझ में, यानी तीनों प्लेन को एक साथ सॉल्व करने से जो r की वैल्यू आ रही है, मतलब r वहाँ से नहीं मिलना चाहिए, r की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमने तीनों प्लेन को सॉल्व किया, मेरे पास ये सीन आया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इसका मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये सीन आ गया। अब बताओ ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो फिर ये 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब नो सोल्यूशन आना चाहिए। इस सिस्टम का क्या आना चाहिए, नो सोल्यूशन, है ना। इसका नो सोल्यूशन आएगा तो अपन बोल देंगे सिस्टम का कोई मतलब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 0 बन गया, लेकिन ये 0 ना बने। ये 0 ना बनने का मतलब है ये वाला पिक्चर, ये दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अगर ये 0 नहीं लेंगे तो फिर यार यहाँ से सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन, ये 0 बन गया,
लेकिन ये जीरो है नहीं, तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। एक नॉन जीरो नंबर जीरो के इक्वल आ रहा, नॉनसेंस स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि आर की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करे, यहाँ से कोई आर की वैल्यू नहीं मिल रही है आपको। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की कंडीशन आ गई, और ये एक तीनों प्लेन के एक लाइन पर इंटरसेक्ट करने की कंडीशन। मूव करते हैं यहाँ से। अच्छा, एक काम बात और बोल देते, जैसे तीन प्लेन दिया जाए और मैं किसी एक प्लेन में लैम्डा चिपका दूं, मैं क्या लैम्डा की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए तीनों प्लेन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म करते हो। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स थ्योरी से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग मैट्रिक्स थ्योरी जब पढ़ते थे तो हम लोग बात करते थे क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल में हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो वहाँ पर अगर तीन प्लेन दिए जाए और किसी एक प्लेन में मैंने पैरामीटर लैम्डा चिपकाया है और क्वेश्चन बना दिया फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट दीज थ्री प्लेन फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले डी जीरो करना। डी जीरो करके लैम्डा की जो भी वैल्यू आनी थी वो आ जाएगी, है ना। और उन वैल्यूज़ को आपको D1, D2, D3 में चेक करना है। लैम्डा की वो वैल्यू आपका आंसर होगी जिसके लिए D1, D2, D3 में से कम एक नॉन जीरो आ जाए। क्योंकि नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तीन प्लेन अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं नहीं, सिस्टम का नो सोल्यूशन आना चाहिए। नो सोल्यूशन की कंडीशन वही होती है डी जीरो हो लेकिन D1, D2, D3 में से कम एक नॉन जीरो हो। A line from origin meets the line x minus 1 x minus 1 upon 1 equal to y upon 2 equal to z plus 1 upon 2 and x upon 2 y minus 1 upon 3 z upon 1. At A and B, then find the length of AB. ये क्वेश्चन है। अ लाइन फ्रॉम ऑरिजिन मीट्स द लाइन दिस एंड दिस एट ए एंड बी। एक लाइन ऑरिजिन से पास होती है और इस लाइन को ए पर इंटरसेक्ट करती है, इसको बी पर इंटरसेक्ट करती है। आपको इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है कि एक लाइन ऑरिजिन से जो पास हो रही है वो इन दो लाइंस पर कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं गेम को। ये लाइन ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इस लाइन को ए पर कट करती है, इसको बी पर। दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। इसको ए पर कट करती है, इसको बी पर। अब मेरे को ये लेंथ बतानी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरसेप्ट। तो एक तरीका तो यार ये है कि किसी भी तरह से अगर मैं इस लाइन ऑरिजिन से जाने वाली लाइन की अगर इक्वेशन निकाल लूँ तो एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, और एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से कम बन जाएगा। बस फाइट ये है कि यार लाइन की इक्वेशन लिखी कैसे जाए। सिर्फ पॉइंट पता है, डी आर्स नहीं पता। डी आर्स को लेकर प्रॉब्लम कि डी आर्स अपने पास 3 वेरिएबल में होते हैं, तो अब वो वेरिएबल को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो एक काम कर लिया, पहली लाइन जो थी इस पर मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, इसको लैम्डा कॉल किया और इस पर जनरल पॉइंट ले लिया। जनरल पॉइंट क्या आएगा, लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा माइनस 1। पहली लाइन पर ये जनरल पॉइंट, इसको म्यू के इक्वल ले लिया, इस पर जनरल पॉइंट निकाल लिया 2 म्यू 3 म्यू प्लस 1 म्यू।
और थोड़ी देर के सपोज कर लिया यार कि ए का पॉइंट, जनरल पॉइंट मतलब इसमें कैपेसिटी के पहली लाइन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की, पहली लाइन पर कोई भी पॉइंट सिंगल पीरियड में सपोज करना है तो अपन इतना सपोज कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में स्टार्ट लेने के लिए एक एक कोऑर्डिनेट को जनरल पॉइंट सपोज कर लिया, लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, और बी का कोऑर्डिनेट भी जनरल पॉइंट 2 म्यू, 3 म्यू प्लस 1 एन म्यू, ये निकाल लिया। अब देखिए यार, ये जो ऑरिजिन से लाइन पास कर रही है उसका 3 पॉइंट आ गए, ओ ए बी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर हैं तो मैं इनके अंदर जो दो वेक्टर डिफाइन करूंगा वो भी कोलिनियर होंगे, कोलिनियर मतलब पैरेलल होंगे, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो ओ ए यानी लैम्डा प्लस 1 अपन ओ बी 2 म्यू, है ना, 2 लैम्डा अपॉन 3 म्यू प्लस 1 ओ सी, सॉरी के का कोफिशिएंट, समथिंग लाइक दैट। पढ़ा होगा ना यार कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे का समटाइम्स होता है, ओ ए इक्वल्स टू टी टाइम्स ओ बी कर दीजिएगा, उससे आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिएगा, आ जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट लिखना आता ही होगा, वेक्टर पढ़ा हुआ है आपका। अब यार क्या करना है कि आप एक बार इसको इसके साथ लो, एक बार इसको इसके साथ, देखो क्या मिलता है। 3 लैम्डा म्यू, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, 1 इम्प्लाइज, सिस्टम सॉल्व करना है। 3 लैम्डा म्यू प्लस लैम्डा, 3 लैम्डा म्यू प्लस लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 1, 4 लैम्डा म्यू, सही है क्या। तो लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू, लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 1, ये लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 लैम्डा म्यू, 2 लैम्डा म्यू इक्वल टू 3 to the 6 लैम्डा म्यू माइनस 3 म्यू, 6 लैम्डा म्यू माइनस 3 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, तो 4 लैम्डा म्यू आ जाएगा आई थिंक, हाँ 4 लैम्डा म्यू, 3 to the 6 आ रहा है, तो 4 लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई। 4 लैम्डा म्यू आ जाएगा मेरे पास। इसको पूरी पिक्चर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गई। एक तो ये क्वेश्चन बनी, और फाइट ये यार कि मैं इसको इससे इक्वेट करूँगा तो लैम्डा म्यू में केवल एक लीनियर बनेगी, और मेरे को तो 2 लीनियर चाहिए। तो एक बार इसको इसके साथ भी लेके देख लो। वैसे तो और भी हमने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन पढ़े हुए हैं, उनका भी अगर यूज़ करें तो भी लीनियर तो बनी जाएगी। अब मैं पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। 2 रेशियो सेम हो तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम उनमें से हर रेशियो की वैल्यू ऊपर ऐड करो, नीचे ऐड करो, ऊपर सब्ट्रैक्ट करो, नीचे सब्ट्रैक्ट करो, कोई मल्टीप्लायर भी ले सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ लॉ ऑफ प्रोपोर्शन था, पढ़ा होगा आपने। नहीं पढ़ा तो हॉलर नाइट वगैरह देख लेना। और मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई नया पॉइंट आपको बताऊँ यहाँ पर। फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फर्स्ट और थर्ड, इसको थर्ड पॉइंट बोल दिया, तो थर्ड विल इम्प्लाई, थर्ड से क्या मिलेगा, लैम्डा म्यू प्लस म्यू इक्वल्स टू 4 लैम्डा म्यू माइनस 2 म्यू, तो 3 लैम्डा म्यू। 3 लैम्डा म्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, अरे वाह, ये तो यहाँ से तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है यार। लैम्डा म्यू प्लस म्यू इक्वल्स टू 4 लैम्डा म्यू माइनस 2 म्यू, तो 3 लैम्डा म्यू आ जाएगा। 3 लैम्डा म्यू, यस, और यहाँ पे 3 म्यू, ठीक है ना। तो म्यू 0 हो सकता है क्या, म्यू मतलब हो गया जनरल पॉइंट,
और मैं निकाल के आ रहा हूँ यहाँ पर 0 1 0, तो म्यू 0 लेने से हमें क्या मिलेगा? अगर मैं म्यू को म्यू से कैंसिल करता हूँ 3 को 3 से लैम्डा 1 आ रहा है ना। और इस लैम्डा को अगर मैं किसी भी स्पॉट पे पुट कर दूँ, यहाँ पर ही पुट कर दिया मैंने, करस्पॉन्डिंग म्यू क्या आएगा? म्यू इक्वल्स टू 3 म्यू प्लस 2 है ना। तो 2 म्यू प्लस 2 0, म्यू की वैल्यू -1 आ गई है ना। और अगर मैंने म्यू को 0 लिया होता, म्यू 0 लेता और यहाँ पर पुट करता तो लैम्डा आ जाता -1। हाँ, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? म्यू को 0 पुट कर देंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। म्यू को अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ, मान के चलता म्यू 0 है, यहाँ पुट किया तो लैम्डा -1 आ रहा है, और म्यू को 0 यहाँ पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो लैम्डा की 2 डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए म्यू 0 होगा नहीं। तो वो रीज़न आप समझ चुके हैं, इसलिए मैंने कैंसिल तो बिना पूछे ही कर दिया था, सोचा था बाद में चेक करेंगे और चेक कर लिया। म्यू 0 होगा नहीं, तो लैम्डा 1 आ गया, म्यू -1 आ गया। लैम्डा -1 आने का मतलब हुआ कि ए का कोऑर्डिनेट आ गया 0 -2 -3 और म्यू सॉरी लैम्डा 1 है, सॉरी लैम्डा 1 है, तो ए का कोऑर्डिनेट आएगा 2 2 1, लैम्डा 1 है 2 2 1, म्यू -1 है, म्यू -1 है तो बी का कोऑर्डिनेट आएगा -2 -3 + 1 -2 -1 है ना। और आपको इंटरसेप्ट ए बी की लेंथ निकाली थी, अब बस डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। ए बी इक्वल टू क्या आएगा? 2 2 4 का स्क्वायर 16 और 2 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 और 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 36। ए बी इक्वल टू 6 आ गया। अरे बस सन में और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करते तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाती। जैसे मैं सोच रहा था इसको इससे माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 1/2 म्यू + 1 आ जाएगा है ना। और ये इसको इसके इक्वल कर दे तो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन आ जाती है आपके पास, थोड़ा टाइम सेव हो जाता। और एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देते तो एक और लीनियर आ जाती। अच्छा हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन आया था IIT में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और JEE एडवांस में आया था 2010 में, तो सेम प्रोफाइल पर था, तो करिएगा, वो भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। JEE एडवांस 2010 सिमिलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the minimum area of a triangle which can be formed by the intersection of a variable plane on 3 parallel lines. फर्स्ट लाइन दे रखी है
x माइनस 1/1 y माइनस 1/2 z माइनस 1/3 फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन x माइनस 1/1 y/2 z/3 सेकेंड लाइन है। थर्ड लाइन x/1 इक्वल्स टू y/2 z माइनस 1/3। ठीक है ना। तो एक वेरिएबल प्लेन है जो इन तीनों लाइन को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो ट्रायंगल बनेगा ऑब्वियसली, और तीनों लाइन पैरेलल है। कैसे पता? तीनों लाइन एक ही वेक्टर के लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 सेम डीआर्स हैं, तो तीनों पैरेलल हैं। आप ऐसे समझिए जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। तीनों लाइन बिल्कुल रूम की हाइट समझ लीजिए, और रूम के अंदर मैंने 3 बम्बू स्टिक लगा दी हैं जो फ्लोर से सीलिंग तक जा रही हैं। तो ये 3 लाइन्स आपको दिख रही होंगी। अब इन तीनों लाइन को मैंने एक प्लेन से कट किया है। अगर ट्रांसवर्स कट करेंगे तो एक हुआ ट्रांसवर्स कट करना, तो एक पॉइंट इस पर लाइन पर है, एक इधर आएगा एक इधर, एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। और एक होता है एक ऑब्लिक कटिंग करें, रैंडम कटिंग करें, तो पहली लाइन पर ऊपर पॉइंट आएगा, दूसरी लाइन पर इधर आएगा, तीसरी पर इधर, एक रैंडम ट्रायंगल बनेगा, है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम एरिया बताइए, मिनिमम एरिया कैसे निकालें। तो मिनिमम एरिया तो ऑब्वियस सी बात है कैसे मिलेगा, नॉर्मल सेक्शन, कि अगर हम कटिंग कैसे करें, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अगर लाइन के परपेंडिकुलर कट करेंगे, यानी जिसको हम ट्रांसवर्स कट बोलते हैं, तो वहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया मिनिमम आएगा। आ रही बात समझ में? तो वो निकालेंगे कैसे आप, नॉर्मल सेक्शन का एरिया। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम प्रोजेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। पहली लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, रैंडम पॉइंट, दूसरी पर कोई भी एक पॉइंट, तीसरी पर कोई भी एक पॉइंट। तो एक जो स्पेस में ट्रायंगल बन रहा है, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, और इसका एरिया हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो ये इस एरिया की डायरेक्शन टिल्टेड होगी, कुछ इस तरह की होगी, है ना। लेकिन हमको जो एरिया चाहिए वो कैसा चाहिए था, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, मतलब बिल्कुल ऐसा फ्लैट ट्रायंगल ऐसा। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्मल डायरेक्शन प्लेन के फ्लोर के ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर, है ना। तो हमें एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन हमारा एरिया इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका अपन क्या ले लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट। आरी बात समझिए, इसका नॉर्मल डायरेक्शन में ये नॉर्मल वेक्टर जा रहा है और ये वाला वेक्टर, तो इसका इस डायरेक्शन में क्या ले लेंगे, कंपोनेंट। तो ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट को मैंने P कॉल किया 1 1 1। ये लाइन भी एक पॉइंट से पास हो रही है, इसको मैंने Q कॉल किया 1 0 0। और ये लाइन भी एक पॉइंट से पास हो रही है, इसको मैंने R कॉल किया 0 0 1, है ना। तो ये कोई भी रैंडम पॉइंट है, तो ये एक रैंडम ट्रायंगल बनेगा। इनको ज्वाइन करने से पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। और वेक्टर एरिया निकालेंगे और हमें प्रोजेक्शन लेना है, PQ क्रॉस PR, है ना। PQ क्रॉस PR कैसे निकालेंगे, IJ PQ वेक्टर क्या आएगा, 0 -1 PR, 0 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 0, ये आ गया। I के साथ क्या आएगा, 0 और 3 बार माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। J के साथ 0 3 बार माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। K के साथ आएगा वही स्टोरी है, सबके साथ 3 बार माइनस आ रहा है, ये 0 बन रहा है और 3 बार माइनस। तो ये एरिया वेक्टर आया है मेरे पास 1/2 इंटू -I + J -K। आ रही बात समझ में? अच्छा, और तीनों लाइन जो दे रखी है वो एक्चुअली किस वेक्टर के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, I प्लस इसके लॉन्ग, I + 2J + 3K। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो Δ1 जो एरिया आ रहा है, ये एक्चुअली जो एरिया है ये रैंडम ट्रायंगल का एरिया है। वही ये P पॉइंट ऊपर है, Q इधर है, R इधर है, तो ज्वाइन किया, ये टिल्टेड डायरेक्शन मतलब कुछ इस तरह का होगा
लेकिन हमें किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए, और नॉर्मल डायरेक्शन का वेक्टर ये रहा अपने पास। आ रही बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया डेल्टा 1 डॉट एन कैप, इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लिया, तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, और मॉड लगा देंगे क्योंकि हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 तो बाहर ले लिया, आई डॉट आई -1 जे डॉट जे 2 आ जाएगा, और के डॉट के -3। अच्छा, और एन यूनिट वेक्टर लेना था, तो यूनिट वेक्टर लेना था तो मॉड से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। मॉड कितना का 3 3 जा 9 और 4 13 114 √14। आई थिंक ये आ रहा है मेरे पास 3 + 1 4 4 - 2 2 2/2 यानी 1/√14 आ रहा है। तो कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और थैंक गॉड कैलकुलेशन परफेक्ट है हमारी। 1/√14 इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो यार ये हो गया अपना काम। 3D के जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए। और अब जो आपका दिवाली ब्रेक आ रहा है, इसमें आप होमवर्क अच्छे से कर लें। क्या क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज 1 मैंने आपको कंप्लीट दे रखी है, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट दे रखी है, एक्सरसाइज 3 जो जेईई मेंस की एक्सरसाइज थी उसमें 30 क्वेश्चन दिए थे। तो अब आप एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लें। मुझे नहीं पता कि कितने दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, आई थिंक 3-4 दिन तो मिलेगी, संडे तक तो होगी क्योंकि आज है 12 13 14 सैटरडे की दिवाली है, संडे भी मिलेगी। अब मंडे का पता नहीं है, आई डोंट नो। तो आज से देखेंगे तो थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन तो मिल ही रहा, हो सकता है मंडे मिल जाए, 4 दिन मिल गया। तो एक्सरसाइज 3 जेईई मेंस की है, एक्सरसाइज 4 है ना, केवल मैं इतना होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4, और चाहो तो एक्सरसाइज 6 भी कर लेना, टाइम मिले तो वेस्ट मत करना, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप कोर्स जितना जल्दी एंड कर लेंगे उतना ही आपके पास 1 महीना पूरा बचेगा अपने रिवीजन के लिए। एक्सरसाइज 6 में 10-12 क्वेश्चन ही होंगे केवल, और सिंपल सी प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो एक्सरसाइज 6 कर लेना, 5 छोड़ देना जो मोर देन 1 वाली है, वो अपन बाद में कर लेंगे। 3 4 एंड 6 इनको करना है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलते हैं। विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।